आज हम लोग यूनिट 3 के मनसबदारी मुग़ल काल की मनसबदारी सिस्टम पर चर्चा करेंगे। यह टॉपिक BA 2 में आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है और हमें आशा है कि आपको यह समझने में ज़्यादा आसानी होगी आपके लिए। तो हम लोग शुरू करते हैं। टुडे आई विल डिस्कस ऑन मुग़ल मनसबदारी सिस्टम की जो आपकी मनसबदारी व्यवस्था थी, उसके बारे में हमें जानने के पहले ये देखना होगा कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी और क्या मुग़ल काल के पहले इसका कोई स्वरूप था। इस दृष्टि से देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि मुग़ल काल की जो मनसबदारी सिस्टम था वह सेना के संगठन पर आधारित था ना। The Mansabdari system was based on the organization of the army। और इसका जो ओरिजिन हुआ था वह मध्य एशिया में हुआ था। ख्वाजा अबू सईद ने इसे प्रारंभ किया था और चंगेज़ खान ने अपनी सेना में इसे लागू किया था। और भारत में मुग़ल काल में अकबर के द्वारा सेना में इस प्रणाली को लागू किया गया था। यद्यपि जो दिल्ली सल्तनत में जो सेना का जो वर्गीकरण किया गया था वह दमिश्क प्रणाली पर किया गया था, यानी दशमलव प्रणाली पर किया गया था। एक तरीके से कह सकते हैं कि जो क्लासिफिकेशन है, द आर्मी वाज क्लासिफाइड ऑन द basis of दमिश्क सिस्टम। तो जो सेना का जो वर्गीकरण किया गया था वह दमिश्क प्रणाली पर किया गया था, दशमलव प्रणाली पर। अब दशमलव प्रणाली क्या होती थी, इसे उसको अगर देखा जाए तो 10 घुड़सवारों की एक टुकड़ी 10 घुड़सवारों की एक टुकड़ी को सर एक खेल कहा जाता था। 10 सर एक खेल को एक सिपा सलार कहा जाता था। 10 सिपा सलार को अमीर कहा जाता था। 10 अमीर को एक मलिक कहा जाता था और 10 मलिक को खान कहा जाता था। यानी 10 × 10 आप मल्टीप्लाई करते जाएंगे। दशमलव प्रणाली या दमिश्क का मतलब यही है। तो सबसे जो छोटा मनसब है, जो पद है सेना में, वह देखा जाए तो आपका सर एक खेल है और जो सबसे बड़ा पद है वह खान है। यानी 10 घुड़सवारों की एक टुकड़ी जो 10 घुड़सवार हैं उसको सर एक खेल कहा गया। फिर 10 सर खेल यानी 10 × 10 को सर एक खेल को क्या कहा गया आपको, एक सिपाशलार कहा गया। फिर 10 सिपाशलार को यानी 10 × 10 क्या कहा गया, एक अमीर कहा गया। फिर 10 अमीर की एक टुकड़ी को क्या कहा गया, मलिक कहा गया। फिर 10 मलिक को खान कहा गया। मैंने 10 × 10 आप मल्टीप्लाई करते चले जाइए तो आप ये देखिए कि आपको ये पता चल जाएगा कि ये दशमलव प्रणाली क्या थी, है ना। तो सेना में जो सबसे छोटा पद था वह सर ए खेल और जो सबसे बड़ा पद था वह खान का होता था। और अलाउद्दीन खिलजी ने इसको अपनी सेना में लागू किया था और अकबर ने भी इसे लागू किया था। एक तरीके से कह सकते हैं कि मनसबदारी सिस्टम के बहुत से जो विशेषताएं थीं, जो उसके गुण थे, वह दिल्ली सल्तनत काल में थे, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा सेना में लागू किए गए थे। अकबर ने उसे मॉडिफाई किया एक तरीके से और उसे परिवर्धित करते हुए नए स्वरूप में उसको सेना में लागू किया था। यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं कि भारत में मुग़ल काल में मनसबदारी जो सिस्टम है उसको सेना में लागू करने का क्रेडिट जो जाता है
वह आपको अकबर को जाता है, जिसका उल्लेख अबुल फजल ने आईन अकबरी में भी किया है। और उसने यह जिक्र किया है कि अकबर ने तो 66 जो श्रेणी थी उसको बांटा था, लेकिन आईन अकबर में कुल 33 श्रेणियों का ही जिक्र मिलता है। अब इसको जानने के पहले हम लोगों को ये जानना होगा कि आखिरकार मनसब क्या होता था। मनसब एक फ़ारसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है पद, है ना, जिससे हम सेना में मनसबदार की वेतन, भत्ते, नियुक्ति, है ना, का अनुमान लगा पाते हैं। किसी भी सर्विस में जब आप जाते हैं तो देखते हैं आप किस क्लास में सर्विस करते हैं, क्लास 1 में है, क्लास 2 में है, क्लास 3 में, आपका पद क्या है, आपका डिजिग्नेशन क्या है ना, उससे ही आपका वेतन, आपके अधिकार, आपकी पावर्स इत्यादि का निर्धारण हो जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से मनसब का अर्थ होता था पद, जिससे नियुक्ति, वेतन, भत्ते इत्यादि की जानकारी हमें प्राप्त होती थी। यह सेना में और गैर सेना में दोनों को प्रदान किया जाता था। जब सेना में प्रदान किया जाता था तो इसे प्राप्त करने वाले को मनसबदार कहा जाता था, और जब जो आर्मी थी उसको जब दिया जाता था तो उसको हम रोजिंदार के नाम से जानते थे। अब दूसरी बात यह है कि मनसबदारों की नियुक्ति कौन करता था, कैसे करता था, कैसे किया जाता था। मनसबदारों की नियुक्ति सम्राट के द्वारा की जाती थी, और सम्राट के सामने मीर बख्शी जो सेना का प्रधान होता था वह प्रस्तुत करता था नाम, और बादशाह के ऊपर, सम्राट के ऊपर निर्भर करता है कि वह उसे स्वीकृत करता है या नहीं। यदि वह स्वीकृत हो जाता था तो फिर इसकी सूचना आपको दीवान को भेज दी जाती थी, मीर बख्शी को भेज दी जाती थी, जो सैनिक लेखाकार ऑडिटर होता था उसको भेज दिया जाता है। देन मनसबदार को नियुक्ति संबंधी फरमान जारी किया जाता था। ठीक है। अब ये तो हुई नियुक्ति की बात। अब बात यह है कि उनको वेतन कैसे मिलता था। वेतन उनको नगद भी मिलता था और उनको जागीर के रूप में भी प्राप्त होता था। उनके पद के उनके वेतन का निर्धारण जो होता था उनके पद के अनुरूप होता था, और नगद वेतन की जगह जो जागीर मिलती थी वह उनके वेतन के अनुपात आय वाली जागीर ही उनको प्राप्त की होती थी। उस जागीर से होने वाली आय से ही वे अपने अधीनस्थ जो सबॉर्डिनेट जो सैनिक होते थे उनका खर्च चलाते थे, जो भी विपन्स होते थे उसको खरीदते थे, और उस क्षेत्र में उस एरिया का एडमिनिस्ट्रेशन भी देखते थे। यदि इसके बाद अगर उनका अवशेष राशि या बैलेंस कुछ बच जाता था तो उसको भी उनको जो केंद्रीय राजकोष होता था, जो ट्रेजरर होता था, वहाँ पर ट्रेजरी होती थी, वहाँ पे उनको जमा करना पड़ता था। अब बात यहाँ पर ये आई कि क्या उनका जो नियुक्ति होती थी जिस एरिया में होती थी वह अस्थाई होती थी या उनका स्थानांतरण होता रहता था। तो इसमें भी मैं यह क्लियर कर देना चाहूँगा कि मनसबदार की नियुक्ति जो होती थी वह एक स्थान पर 2 से 3 साल तक होती थी,
और उसके बाद दूसरे जागीर में उनका स्थानांतरण कर दिया जाता था। यानी मनसबदारी सिस्टम में स्थानांतरण होता रहता था। यह एक प्रकार की ट्रांसफरेबल पोस्ट हुआ करती थी और यह वंशानुगत भी नहीं होती थी। यह हेरिडिटी नहीं थी, इसमें हेरिडिटरी पोस्ट नहीं थी, वंशानुगत नहीं थी, बल्कि मर जाने पर उसके परिवार के किसी सदस्य को मनसब नहीं प्राप्त होता था, बल्कि यह बादशाह के ऊपर होता था कि वह उसके मनसब को किसी दूसरे को प्रदान करते थे। अब प्रमोशन की बात आ रही है। प्रमोशन भी होता था, पदोन्नति भी होती थी। यह भी डिपेंड करता था बादशाह के या सम्राट के ऊपर। यानी कि मनसबदारों की नियुक्ति, उनकी पदोन्नति, अपॉइंटमेंट, उनका प्रमोशन, उनका डिमोशन और एक तरीके से कह सकते हैं उनका टर्मिनेशन, ये सब कुछ डिपेंड करता था किसके ऊपर? सम्राट के ऊपर, है ना। और अकबर ने इस सिस्टम को सेना में प्रारंभ किया। अब बात दूसरी हम चर्चा ये करेंगे कि आखिरकार इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता था, कैसे इनसे कार्य लिया जाता था। इस पर अगर हमें देखें तो अभी जैसा हमने जिक्र किया कि अबुल फजल ने ये बताया है कि अकबर 66 यानी 66 श्रेणियों का उल्लेख करता है, लेकिन आईने अकबर में कुल 33 यानी 33 जो श्रेणी है जो उसका उल्लेख मिलता है। लेकिन सामान्यतः जो मनसबदारों की जो मूल श्रेणी कह सकते हैं, मनसबदारी प्रणाली मूलतः 3 श्रेणियों में विभाजित थी। मनसबदारी सिस्टम वाज ओरिजिनली डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखें तो 10 से लेकर के 500 तक, यानी कि 10 to 500 मनसब जिनको प्राप्त होता था वो पहली श्रेणी में आते थे और उनको मनसबदार कहा जाता था, है ना। पहली श्रेणी मतलब पहला जो उल्लेख मिलता है श्रेणी का, उसमें 10 से लेकर के 500 तक मनसब जिनको मिलते थे उनको मनसबदार कहा जाता था। दूसरी श्रेणी में 500 से यानी 500 to 2500 यानी 500 से लेकर के 2500 तक जिनको मनसब मिलता था उनको अमीर कहा जाता था। और तीसरी श्रेणी में जिनको 2500 से ऊपर यानी 2500 एवं जिनको मनसब मिलता था उनको खाने आज़म कहा जाता था। तो इस तरह से मूलतः मनसबदारी जो प्रणाली थी वह 3 श्रेणियों में विभाजित थी। अब बात करते हैं कि अकबर ने इस सिस्टम को अपने शासनकाल में 1566 10वें-11वें वर्ष में कह सकते हैं प्रारंभ किया था। 1566 एंड 67। और दूसरी बात कि जब यह प्रारंभ किया गया था, मनसब दिया गया था, तो यह उम्मीद की थी अकबर ने कि प्रत्येक मनसबदार अपने मनसब के अनुरूप सेना रखेंगे। यह अनिवार्य किया गया था और इसकी जांच पड़ताल करने के लिए अकबर ने 1573 में 1573 में दाग महाली और हुलिया प्रथा की शुरुआत की, जिसके अंतर्गत घोड़ों को मनसबदारों के चिन्ह के द्वारा और जो सरकारी जो चिन्ह होता था, राजकीय चिन्ह होता था, उससे उनको दागा जाता था। और ऐसा इसलिए किया जाता था कि जब इनकी जांच होती थी तो ये घोड़े को बदल दिया करते थे, एक दूसरे के उसमें एक्सचेंज कर लिया करते थे। तो ऐसा ना करने पाए, वही घोड़ा जो इनको आवंटित किया गया है ये जांच के समय प्रस्तुत करे, ऐसा इसलिए किया गया था। इसके अलावा पूरा हुलिया यानी डिटेल्स जो है सैनिकों की रखी गई थी।
पूरा जानकारी, पूरा विवरण, जैसे एक कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशन किसी के बारे में पूरी ली जाती है, वह सारी इंफॉर्मेशन डिटेल्स जो है हुलिया में रखी जाती थी। तो ये अकबर ने एक नया ये सिस्टम इसमें इम्प्लीमेंट किया कि दाग महाली और हुलिया प्रथा को शुरू किया। जैसा अभी हमने जिक्र किया कि अकबर ने जब मनसबदारी सिस्टम शुरू की थी, उसी समय उसने कहा था मनसब देते समय है कि मनसबदारों को अपने मनसब के अनुरूप सेना रखना अनिवार्य होगा। लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा था और अकबर ने फिर मनसब की जगह जात सिस्टम की शुरुआत की 1575 में। 1575 में अकबर वाज स्टार्टेड जात सिस्टम। तो अकबर ने 1575 में 1575 अकबर ने 1575 में जात प्रणाली को प्रारंभ किया। और इसमें ये देखा जाए तो हम पाते हैं कि अब जात मनसब का स्थान जो है, कह सकते हैं कि जात का भी अर्थ पद से ही लिया जाता है। और अब जात के आधार पर मनसबदारों को अपनी सेना रखने की बात कही गई थी, उसके अनुपात में सेना रखने की बात कही गई थी। लेकिन ऐसा फिर देखने में आ रहा था कि ऐसा संभव नहीं हो पा रहा था। तो अकबर ने जात के साथ साथ एक नया प्रयोग, नया पद मनसबदारी सिस्टम में जोड़ दिया। इसलिए कहते हैं कि उसकी मनसब दो द्विप्रणाली थी, ड्यूअल सिस्टम था। उसने जात के साथ साथ, मनसब के साथ साथ उसने सवार पद का भी प्रचलन प्रारंभ किया। यानी कि अब मनसबदारी जो प्रणाली थी वह जात ए सवार ओ पद के नाम से जानी जाने लगी थी। जात ए सवार ओ पद के नाम से जानी जाने लगी थी। तो 1594-95 में यानी 1594-95 में मनसबदारी प्रणाली में जात ए सवार ओ पद की शुरुआत हुई। अकबर के द्वारा यह प्रारंभ किया गया। अब फिर मनसबदारी जो प्रणाली थी उसको जात ए सवार जो था वह अब 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया। यानी जात ए सवार वाज डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स ऑफ कैटेगरी। 3 प्रकार की श्रेणियों में विभाजित किया गया था। पहला जो था, पहली श्रेणी के मनसबदार को अपनी जात के बराबर ही सवार रखने अनिवार्य होंगे। यानी कि यदि 5000 के ही मनसब तक में लागू किया गया था जाते सवार पद, और उसके आधार पर 3 श्रेणियों में इसको विभाजित किया गया था। यानी प्रथम श्रेणी के मनसबदार को अपने जात पद के बराबर ही उनको सवार रखने अनिवार्य होंगे। यानी कि यदि 5000 का जात है तो सवार की जो संख्या होगी वह 5000 ही होगी। 5000 इक्वल टू 5000। दूसरी श्रेणी के मनसबदार को अपनी जात के आधा या आधे से अधिक सवार रखने होंगे। यानी कि अगर 5000 का जात है तो दूसरी श्रेणी के मनसबदार को जो सवार रखने होंगे वो 2500 या 2500 एवव रखने होंगे। तीसरी श्रेणी के जो मनसबदार होंगे उनको अपनी जात पद के आधे से कम सवार रखने होंगे। यानी कि यदि 5000 का जात है
तो उसको सवार रखने होंगे 2000, यानी 2500 या 2000 रखने होंगे। तो इस तरह से जात ए सवार ओ पद 3 प्रकार की श्रेणियों में विभाजित थे। जाते सवार was divided into 3 types of categories। ठीक है। अब इसमें ये देखने में आता है कि अकबर ने यह नियम बना दिया कि किसी भी परिस्थिति में मनसबदार का जो सवार पद है वह उसके जात पद से अधिक नहीं हो सकता है। यानी यदि 5000 का जात है तो सवार की जो संख्या होगी वह 5000, 1, 2, 4 जो भी हो वह नहीं हो सकती है। ठीक है। तो ये अकबर के काल तक ये प्रथा इस रूप में प्रचलन में रही। अब बात यहाँ पर हम करते हैं जहांगीर की। तो जहांगीर के काल में यदि हम ये देखते हैं तो पाते हैं कि जहांगीर के काल में भी अकबर के द्वारा प्रचलित मनसबदारी प्रणाली यथावत एज इट इज चलती रही। उसमें नया एक जो परिवर्तन हुआ, जो अक्षरतः आप लोगों से पूछा जाता है, वह पूछा जाता है कि दो अस्पा सेह अस्पा, दू अस्पा सेह अस्पा न किसने प्रारंभ किया। जो ऑब्जेक्टिव या मल्टीपल टाइप्स जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें पूछा जाता है। तो जहांगीर ने इसको प्रचलित किया था। जैसा अभी हमने जिक्र किया कि अकबर के काल में किसी भी परिस्थिति में नियम था कि किसी मनसबदार का सवार पद उसके जात पद की संख्या से अधिक नहीं हो सकता है। तो जहांगीर ने सवार पद की संख्या में बिना वृद्धि किए हुए पारितोषिक के रूप में खुश होने पर मनसबदारों के वेतन और मनसबदारों के अधीनस्थ सैनिकों की संख्या में वृद्धि करने का एक नायाब तरीका ईजाद किया, कह सकते हैं, जिसका नाम दिया गया जात ए दो अस्पा सेह अस्पा। दो अस्पा मतलब 2 घुड़सवारों पर 1 सैनिक, से अस्पा मतलब 3 घुड़सवारों पर 1 सैनिक। ठीक है। अब देखिए इसमें कैसे वृद्धि हो रही है। मान लीजिए एग्जाम्पल के तरीके से कि 5000 का जात है और 5000 का सवार है। अब सवार पद में हमें वृद्धि करनी है, बिना उनकी संख्या में सवार की संख्या में बढ़ोतरी किए हुए कैसे करेंगे। हमने क्या किया, 4000 हमने सवार रख लिए और 1000 हमने 2 अस्पा सिंह अस्पा रख लिए। ठीक है। संख्या 5000 ही है, लेकिन जो पारितोषिक मिल रहा है, वेतन में भी बढ़ोतरी हो जाएगी और आपकी संख्या में भी वृद्धि हो जाएगी। सवार 5000 है, लेकिन उसके अंतर्गत जो 2 अस्पा से अस्पा है उसमें बढ़ोतरी हो। जैसे मान लीजिए 4000 हो गया सवार, प्लस 1000 इसने कर दिया 2 अस्पा सिंह अस्पा। 1000 का कोई मतलब नहीं है तो 4000 और 1000 जोड़ेंगे तो 5000, लेकिन 1000 2 अस्पा से अस्पा मतलब 1000 इंटू 2 इंटू 3, 1000 मल्टीप्लाई बाई 2, 1000 मल्टीप्लाई बाई 3, है ना। तो आप देखिए कितना अंतर हो गया, 6000 बढ़ गया, 6000 प्लस 4000 10,000 हो गया। इसी तरह से वेतन भी आपकी बढ़ोतरी हो गई। 4000 तो ऑलरेडी मिलेंगे ही मिलेंगे जो रेट है, 1000 जो है
वह उसके रेशियो में आपका वेतन बढ़ जाएगा। तो यह जो प्रयोग किया जहांगीर ने, यह एक प्रकार से मनसबदारों को प्रसन्न करने के लिए या उनके कार्य से प्रसन्न होकर उनको पारितोषिक के रूप में देने के लिए नया एक्सपेरिमेंट किया कि बिना सवार की संख्या में वृद्धि किए हुए ही सवार की उनके मनसबदारों के सैनिकों की संख्या में वृद्धि हो जाएगी, उनके वेतन में भी बढ़ोतरी हो जाएगी। बाकी सब कुछ सिस्टम वैसा ही चलता रहा। अब जहांगीर के काल के बाद आता है समय शाहजहां का। शाहजहां के काल में भी हमें देखते हैं कि दो प्रकार के परिवर्तन हुए। एक परिवर्तन तो ये हुआ कि अभी तक ही मनसबदारों को शिकायत रहती थी कि उनको वेतन के बदले में जो उनको जागीर दी जाती है वह जमा के आधार पर दी जाती है। यानी जमा मतलब होता है अनुमानित आय और हासिल मतलब होता है वास्तविक आय। तो जमा मान लीजिए कि किसी मनसबदार का वेतन 10,000 रुपया है, तो 10,000 आय की कोई जागीर उसको दी गई। यह जागीर अनुमान पर आधारित थी कि इससे प्राप्त होने वाली आय 10,000 है, लेकिन जब एक्चुअल में उसकी आय जब आई निकल करके तो वह 10,000 की जगह वह 8,000 ही रही। यानी 10,000 जमा अनुमान था और हासिल हुआ 8,000। तो जो 2,000 का जो लॉस होता था वह मनसबदारों के लिए बड़ा ही नुकसानदायी होता था। शाहजहां ने इस स्थिति को समझा और उसने यह परिवर्तन किया कि अब मनसबदारों को जो जागीर आवंटित की जाएगी वह जमा की जगह हासिल के आधार पर की जाएगी। और वह हासिल कैसे हुई कि यदि किसी जागीर की वास्तविक आय अनुमानित आय 10,000 है, लेकिन उसकी जो हासिल हो रहा है, जो एक्चुअल जो आय हो रही है वह 5,000 यानी आधी हो रही है, तो उसको हम कहेंगे सिसमाही जागीर। ठीक है, सिसमाही जागीर यानी कि इसकी इनकम साल भर के बराबर न होकर के 6 मंथ की बराबर है, और जिसकी इनकम 1/4 होगी यानी 25% होगी जमा की जगह हासिल, तो उसको तिमाही जागीर कही जाएगी। 3 महीने की वेतन की आय के बराबर वाली जागीर। अब जो जागीर आवंटित की जाएगी वह सिसमाही या छमाही या तिमाही या 3 महीने का तियूल जागीर उनको दी जाएगी। साथ में शाहजहां ने यह भी नियम बनाया कि अब मनसबदारों को वेतन 12 महीने नहीं मिल करके 8 महीने से अधिक 9 महीने से अधिक नहीं मिल सकती है और 4 महीने से कम की नहीं मिल सकती है, नहीं दिया जाता। जो नियुक्ति की जाएगी वह वेतन जो उनको दिया जाएगा वह 8 महीने या 9 महीने से अधिक नहीं किया जाएगा और 4 महीने से नीचे नहीं किया जाएगा, है ना। तो इस तरीके से अब 3 महीने यानी तिमाही, अगर 3 महीने की आय के बराबर उनकी नियुक्ति की जा रही है तो उनको तिमाही, उनको अगर 6 महीने तक की नियुक्ति की जा रही आय के बराबर तो उनको छमाही। तो इस तरह से अब जो जागीर जो आवंटित की जा रही थी और जो नियुक्ति की जा रही थी, जो वेतन दिया जा रहा था, वह वेतन अब छमाही या सिसमाही और तिमाही या तियूल जागीर के आधार पर, हासिल के आधार पर किया जा रहा था। जो आवंटित जागीर की जाती थी अब सिसमाही और या छमाही और तिमाही या तियूल प्रदान की जाती थी। अब ये देखते हैं कि शाहजहां ने ये देखा कि जो कोई भी मनसबदार अपनी जात पद के बराबर जो सवार निर्धारित किया गया है
उसमें वे दिक्कत खड़ी कर रहे हैं। तो उसने थोड़ा सा इसमें सहूलियत दिया और ये कहा कि यदि किसी मनसबदार की नियुक्ति उसके अपने जागीर में, अपने वतन में होती है, तो उसे अपनी जो निर्धारित जो सेना है सवार रखना है, वह उसकी जो जात है उसका 1/1/3 रखने होंगे। और यदि किसी मनसबदार की नियुक्ति दूसरे क्षेत्र या जागीर में होती है तो उसको 1/4 जो है सवार रखने होंगे। और यदि किसी मनसबदार की नियुक्ति अपने देश से बाहर दूसरे देश में, जैसे जस्ट लाइक मलेशिया में होती है, तो उनको 1/5 सवार रखने अनिवार्य होंगे। तो ये सहूलियत दिया शाहजहां ने और ये नया परिवर्तन हुआ शाहजहां के काल में। औरंगजेब के काल में जो एक परिवर्तन हुआ वह एक प्रकार से किसी मनसबदार की यदि उसका जो पद है उसके अतिरिक्त कोई दूसरी जिम्मेदारी उसको प्रदान की जाती है, जैसे मान लीजिए कि उसको किसी अभियान पर दूसरे अभियान भेजा जाता है या किलेदार या फौजदार के रूप में नियुक्ति की जाती है, तो उसको उसके सवार पद में अतिरिक्त वृद्धि कर दी जाती थी, जिसको हम मसरूत कहते थे, कंडीशनल जिसको कहते थे। और जैसे ही उससे यह अतिरिक्त एडिशनल जिम्मेदारी उससे वापस ले ली जाती थी, उसको उसके सवार पद में जो वृद्धि की गई रहती थी, जो उसके वेतन में वृद्धि की गई रहती थी, वह सब कुछ वापस ले लिया जाता था। यानी एक प्रकार की कंडीशनल मसरूत प्रणाली इसी को कहते थे, कंडीशनल होते थे। अब जैसा कि हम लोग देखते हैं कि औरंगजेब के समय से ही मनसबदारी व्यवस्था में उसके जो अंतिम पीरियड था उसमें संकट आ गया था, और बाद के उत्तराधिकारियों ने तो इसको ज़रूर प्रयास किया कि इसको संभाला जाए, रोका जाए, लेकिन यह सिस्टम सुधर नहीं सका और अंततः मनसबदारी व्यवस्था केवल नाम मात्र की रह गई। यानी कि जो आपका जो पोस्ट इरा है औरंगजेब या मुग़ल का बाद का औरंगजेब के बाद का जो शासन है, उसमें मनसबदारी सिस्टम केवल नाम मात्र की रह गई। वह उसमें कई प्रकार की दोष दिखाई पड़ने लगते हैं, डीमेरिट दिखाई पड़ने लगते हैं, और वेतन देने के लिए जागीर नहीं बच रही है, तो जागीरदारी संकट भी उत्पन्न हो जा रही है। अब प्रश्न यहाँ पर यह उठता है कि आखिरकार यह व्यवस्था में कमियाँ क्या थी। तो कमियों की दृष्टि से ये देखें, इसकी डीमेरिट जो थी वह यह थी कि जो मनसबदारों के अधीनस्थ जो सैनिकों की नियुक्ति की जाती थी, वह सुल्तान या मीर बख्शी के द्वारा न किया करके मनसबदारों के द्वारा की जाती थी। कि वेतन का, उनके प्रमोशन का या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का सब कुछ निर्धारण मनसबदार के द्वारा किया जाता था। तो वे मनसबदार के प्रति ही उत्तरदायी होते थे, सम्राट या सुल्तान के प्रति नहीं। इसलिए जब कभी ज़रूरत पड़ती थी तो वे मनसबदार के पक्ष में खड़े होते थे। यदि कमज़ोर शासक है तो मनसबदार प्रभावी हो जाते थे और वे मनसबदार के साथ में खड़े होते थे, सम्राट के साथ में खड़े नहीं होते थे। तो यह एक डीमेरिट थी। दूसरी बात हम ये देखते हैं कि मनसबदार अपने ही नाते रिश्तेदार नस्ल के लोगों को नियुक्त कर लेते थे, जिसके कारण जब कोई अभियान होता था तो उनमें एकजुटता नहीं रहती थी, उनमें समायोजन उनका नहीं हो पाता था, ठीक से उनका अरेंजमेंट नहीं हो पाता था, जिसके कारण सेना की जो योग्यता थी, जो गुणवत्ता थी, जो क्वालिटी थी, वह नहीं मेंटेन हो पाई और
दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसके अलावा मनसबदारों को वेतन के रूप में जागीर दी जाती थी, लेकिन औरंगजेब के काल में हमें देखते हैं कि उसने दक्षिण भारत का जो अभियान किया उसमें उसको विजित करने के लिए उसने खूब मनसब प्रदान किए, लेकिन दिक्कत इस बात की थी कि जो प्रिजर्व की गई थी महाले पैवाकी जो जागीर मनसबदारों को देने के लिए, वह बची ही नहीं, और जिसका परिणाम ये हुआ कि जो खालसा लैंड थी उसको जागीर लैंड में कन्वर्ट करना पड़ा। तो जागीरदारी संकट हो गई, और जिनके पास जागीर थी उनको भी ये नहीं पता था कि हमारी जागीर कब हमसे वापस ले ली जाएगी, इसलिए अधिक से अधिक वो लगान वसूल करने की कोशिश कर रहे थे। एक प्रकार से जागीरदारी सिस्टम जो था वह शोषण का एक माध्यम बन गया था, और इसने एक नई संकट उत्पन्न की मुग़ल प्रशासन के सामने, और उसकी खालसा लैंड जागीर लैंड में कन्वर्ट होने से उसकी जो आय थी वो भी घट गई। तो किसानों के ऊपर भी इसका देखते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था पर भी बुरा प्रभाव पड़ा, किसानों की स्थिति भी इससे खराब हुई, सेना में सामंजस्य नहीं स्थापित हो पाता था। लेकिन जब तक अकबर, जहांगीर और शाहजहां जैसे शासक थे तब तक मनसबदारी व्यवस्था बड़ी अच्छी सर्वोत्कृष्ट थी, और सेना का जो संगठन ऑर्गेनाइजेशन जो किया गया था आर्मी का, वो बहुत ही अच्छा था, और इसके द्वारा सेना बड़ी उत्कृष्ट हो गई थी, और जो भी आंतरिक या बाह्य विद्रोह हुए या जो एम्पायर हो उसको एक्सपेंड करना हुआ, तो उसमें मुग़ल प्रशासन को बड़ा मदद मिला, और अकबर एक नेशन सम्राट जो एम्परर बनने में सफल हुआ, क्योंकि उसने उत्तर भारत के जो स्टेट थे उनको भी इस मनसब दे करके, उनको जागीर दे करके उनको अपने साथ प्रशासन में ले आया, और अपनी सेना को उत्कृष्ट बनाया। और जहांगीर ने, उसके उत्तराधिकारियों ने, जहांगीर और शाहजहां और बहुत परिवर्तनों संशोधनों के साथ इसको जारी रखा। लेकिन औरंगजेब के अंतिम समय में और उसके बाद तो बिल्कुल ही मनसबदारी व्यवस्था का कोई अर्थ नहीं रह गया था, और जो भी मनसबदार शक्तिशाली होते थे वे अपने अनुसार शासन के, एक प्रकार से पैरेलल सरकार भी चल रही थी, कई स्वतंत्र राज्य भी हो गए थे। तो मनसबदारी व्यवस्था संकटग्रस्त हो गई, और औरंगजेब के बाद इसका पतन हो गया। तो आशा करता हूँ कि आपको मेरा यह लेक्चर समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया है तो इसको आप ज़रूर लाइक करें, और हमारे YouTube पर भी यह वीडियो अपलोड होगा, इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारा लेक्चर, प्रत्येक लेक्चर, चाहे वह BA 1 का हो, चाहे BA 2 का हो, चाहे BA 3 का हो, चाहे वह किसी भी मेडिवल मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड जो वर्ल्ड हिस्ट्री हो, या जो मेडिवल हिस्ट्री का प्रशासन हो, चाहे आपका सल्तनत पीरियड का शासकों का इतिहास हो, चाहे मुग़ल शासकों का इतिहास हो, सभी का आपको जानकारी मेरे इस YouTube चैनल के माध्यम से आपको प्राप्त होगी। तो कृपया अगर आपको यह अच्छा लगता है तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको यह मेरा लेक्चर सबसे पहले आप तक पहुँचे, और आपके केवल स्नातक स्तर की ही बात नहीं है बल्कि कंपटीशन में भी आपको इसकी जानकारी सहजता से प्राप्त हो सकेगी, क्योंकि यह हमेशा विद्यमान रहेगा YouTube चैनल पर। आप कहीं भी कितनी बार भी आप इसको देख सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। अपना फीडबैक आप ज़रूर दीजिए। मैं बार बार कहता हूँ, गूगल क्लासरूम में आप कोई भी दिक्कत परेशानी हो जा कर के आप उसको भेजिए मैसेज, मैं आपकी प्रत्येक समस्या का समाधान करूँगा। ऑफलाइन टीचिंग का, फेस टू फेस का कोई विकल्प नहीं है, लेकिन या कोरोना पीरियड ने कोविड-19 के कारण जो हालात उत्पन्न हुए
उसको हम लोग ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से पूरा करने की कोशिश भी कर रहे हैं और बहुत कुछ इसमें फ़ायदा भी मिल रहा है कि मुझे लगता है कि ये हम सब के लिए एक अपॉर्चुनिटी भी है कि ऑफलाइन मोड के साथ साथ ऑनलाइन मोड में भी हम पढ़ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच।